बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल है, क्या हाल अहवाल है, कैसा गुजरा वीकेंड, ज़रूर बताना है आपने। आज के शो में लाइव कॉल्स करके हमसे बातें करनी है प्यारी प्यारी सी। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से आपके दरमियान लेके हाजिर हूँ नई सुबह, जो कि आप देखते हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर। फिर से जुम्मे को होती है मेरी आपकी मुलाकात मॉर्निंग 10 to 12। खूबसूरत सा बंधन, खूबसूरत सा साथ होता है हमारा। मौसम बड़ा जो है वो चेंजिंग अपने आप में लेकर आ रहा है। रातें अब थोड़ा थोड़ा खुनकी की तरफ आना शुरू हो गई हैं, यानी कि अब जो हम वो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कराची में जो है वो सर्दी आएगी, तो वो अब हमें हल्का हल्का बहुत थोड़ा थोड़ा सा फील होना शुरू हो गया है। एक्सपेक्ट करेंगे कि कराची में थोड़ी सी अच्छी सर्दी आए, मतलब ताकि हम इस मौसम को, विंटर को एंजॉय कर सकें। लेकिन अभी खैर क्या कहने, उम्मीद तो अभी यही है कि शायद कहीं जनवरी में जाके आएगी कराची में सर्दी। लेकिन हम अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं, पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सारी उम्मीदें आप लोगों की ऐसे ही पॉजिटिव रहें, हमेशा नेगेटिव कुछ ना रहे, क्योंकि नेगेटिविटी से जितना आप दूर भागेंगे ना, उतना जिंदगी में आप सुकून में रहेंगे। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, हमेशा से कहती हूँ कि जिंदगी में आपको किसी से मिलना चाहिए तो ज़रा पॉजिटिव वाइब्स के साथ मिलना चाहिए, ज़रा प्यार भरे लहजे में मिलना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए, डल फेस के साथ नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अगर आप ये डल वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स या एक बिल्कुल डीमोटिवेटेड वाइब्स जो है वो शेयर करेंगे, तो सामने वाले का जो स्टार्ट है ना, जैसे अभी मैं अगर आपको बताऊं कि दिन का आपके स्टार्ट हो रहा है नई सुबह देख के, और मैं आपके सामने आऊँ डल, डीमोटिवेटेड और बिल्कुल ऐसी मतलब बुझी बुझी सी, जैसे हम आम लफ्जों में कहें ना बुझी बुझी सी, तो यकीनन आपके दिन का आगाज जो है वो भी इस तरह से ही डल डल होना शुरू हो जाएगा। वो एनर्जी नहीं आएगी, वो स्पार्क नहीं आएगा, वो आप उस तरह से जो है वो चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट को अगर आपने जारी रखना है तो आपने पॉजिटिव वाइब्स मैच करनी, ना कि नेगेटिव वाइब्स, बल्कि पॉजिटिव वाइब्स। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक की तरफ से दिया गया एक इनाम, एक तोहफा है ज़िंदगी हमारे लिए, जिसे हमने खुद अच्छा बनाना है। ये दुनिया का काम नहीं है, दूसरों का काम नहीं है। दूसरों का काम ही सिर्फ इतना है कि वो आप पर कीचड़ उछालें। दूसरों का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके किए हुए पे कभी भी आपको अप्रिशिएट ना करें। आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से स्टार्ट में, वो ये है कि एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट समवन इफ ही और शी इज डूइंग समथिंग। अगर आपके घर का कोई फर्द है, जैसे लेट्स सपोज आपके फादर हैं, वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, वो आप छोटे बड़े एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स नहीं कर रहे, यू शुड अप्रिशिएट हिम। आपकी मदर हैं, वो एफर्ट्स कर रही हैं, यू शुड अप्रिशिएट हर। आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके जो है वो दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, अगर वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो यू शुड अप्रिशिएट हिम और हर। ज़बान अगर आप बंद रखेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपने जज्बात का, अपने चीज़ों का कोई एहसास ही नहीं दिलाएंगे किसी को, तो सामने वाला कहीं ना फिर उन चीज़ों से पीछे हटना शुरू हो जाएगा। उसके दिल में कभी भी फिर ये बात नहीं आएगी कि यार आई शुड डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये है कि अगर आप उसको फाइनेंशियली, अगर आप उसको जो है वो मॉरली सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप उसको ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट। आपको एक आपकी ज़बान से निकले हुए दो प्यार के अल्फाज, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, एक इंसान की ज़िंदगी में ना, एक मैं कहती हूँ ना, अगर जैसे हमारा एक टैब होता है ना, हमारा नल होता है, उसमें अगर पानी नहीं आ रहा होगा और हम कोशिशें करते जाएंगे और जब पानी आएगा तो वो एक बड़े प्रेशर से आएगा। तो ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर एक इंसान बिल्कुल डीमोटिवेटेड है, ज़िंदगी में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, कभी आपके कोई घरेलू मसले मसाइल होते हैं, कभी आपके फाइनेंशियल मसले मसाइल होते हैं, कभी आपके दोस्तों के मसले मसाइल होते हैं, कभी आपके रिलेशनशिप के मसले मसाइल भी हो सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बढ़कर है कि अगर सामने वाला अगर आपको समझने की कोशिश कर रहा है और वो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, सो यू शुड अप्रिशिएट। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि नहीं यार तुमने बहुत किया है मेरे लिए। या अगर हम पेरेंट्स की बात करें, नहीं आपने बहुत किया है हमारे लिए, ऐसे ही पेरेंट्स को भी बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए अगर बच्चे छोटी छोटी एफर्ट्स भी कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, माँ बाप के किए हुए का, माँ बाप के पालने का, माँ बाप के ख्याल रखने का, माँ बाप के खर्च करने का बदला तो कोई भी औलाद नहीं उतार सकती। लेकिन एटलीस्ट अगर एक औलाद अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश करती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि मैं कहीं जॉब कर लूँ या किसी तरह से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस कर लूँ या मैं आसानियाँ पैदा कर दूँ अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी में, तो पेरेंट्स को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए, बजाय इसके कि उनको डिमोटिवेट किया जाए, बजाय इसके कि इनको कंपैरिजन में लेके जाया जाए, बजाय इसके कि उनको एहसास दिलाया जाए कि तुमसे अच्छे फला हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने बच्चे की तरबियत बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। वो इसलिए गलत है
कि जब एक फेज आता है ना आपके बच्चों की ज़िंदगी में, तो बच्चे डिमोलिश हो जाते हैं। और ये जो डिमोलिश वाला वर्ड है ना, ये ज़िंदगियों में शामिल ही नहीं होना चाहिए। बच्चों की ज़िंदगियों में ये डिमोलिश वाला वर्ड नहीं शामिल होना चाहिए। वो इसलिए कि बच्चे बड़े मासूम हैं, बच्चे कोशिश करते हैं कि अपने माँ बाप के लिए तरह तरह के एफर्ट्स करें, बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव्स, आपको अप्रिसिएशन ना मिले, आपको सिला नहीं चाहिए। देखिए, सिले की उम्मीद न सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से रखनी चाहिए। आप किसी के साथ अच्छा करें, ख्वाब आपकी फैमिली क्यों ना हो, आप उम्मीद जो है वो सिर्फ अल्लाह से रखें कि ये मैंने अच्छाई की है, इसका सिला मुझे अल्लाह पाक देगा, रब की ज़ात देगी जो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। वो आपके हर अच्छे काम को देख रहा है, वो आपके हर अच्छे काम का एक ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है। उसको पता है, अल्लाह मियाँ को, अल्लाह मियाँ जानते हैं ये बात कि मुझे मेरे बंदे ने इस वक्त फलां के लिए कौन सा एफर्ट किया है। अगर हम दुनियावी बात करें तो देखिए, सिले की उम्मीद हमें नहीं है आपसे। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप किसी के एफर्ट को सराहा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अगर अपने कैमरामैन की बात करूं, कोई वो किसी दिन मेरा फ्रेम कोई अच्छा बना दें, या वो किसी कोई एंगल मेरा अच्छा शूट कर दें, और मैं अगर उनको थोड़ा सा ही अप्रिशिएट कर दूंगी कि भाई आपने आज बहुत अच्छा फ्रेम सेट किया, आज आपने बहुत अच्छा एंगल बनाया, तो उनको एक मोटिवेशन मिलेगी ना, यकीनन वो फिर नेक्स्ट डे से उस अप्रिसिएशन को सुनने के लिए और अच्छा मजीद काम करेंगे। इसी तरह से एक स्कूल टीचर, एक स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट को ज़रा से अप्रिशिएट कर दें कि आपने आज होमवर्क बहुत अच्छा किया है, आज आपने हेडिंग्स बहुत अच्छी लिखी हैं, आज आपने ड्राइंग बहुत अच्छी की है, तो बच्चे में और मोटिवेशन आएगी, बच्चा और मज़ीद आगे बढ़ेगा, बच्चा और मज़ीद कोशिश करेगा कि आपको और अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर सके। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में एप्रिसिएशन नहीं दी है, अगर आपने ज़िंदगी में किसी को मोटिवेट नहीं किया है, तो आप गलत करें। आपकी बीवी अगर आपके लिए खाना बना रही है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका शौहर अगर आपके लिए कोई एफर्ट्स कर रहा है, अगर आपके लिए बाहर जाके काम कर रहा है, या अपनी महदूद आमदनी में रहते हुए भी आपको आपके खर्चे के लिए पैसे दे रहा है, या आपके खर्चे पूरे कर रहा है, या छोटे छोटे गिफ्ट्स लाके या छोटे छोटे मोमेंट पे उन मोमेंट्स को स्पेशल बना रहा है, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि आप ये बोले तुमने किया ही क्या आज तक मेरे लिए। भाई ये जो वर्ड है ना, इसे ज़िंदगियों से निकाल दें, क्योंकि ये वर्ड बहुत बुरा है। देखें, कहीं ना कहीं अगर जो चीज़ आप सामने वाले को बोल रहे हैं, तो ये याद रखिए कि अगर वो चीज़ आपके कानों में पड़ेगी ना, जब वो आपको सुनने को मिलेगी, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो किसी को भी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ हों, ये बोलने से पहले, कोई भी वर्ड जुबान से निकालने से पहले कोशिश करें कि उसको अपने ऊपर भी रख के सोचें कि अगर ये बात मैंने सुन ली, या ये बात अगर मेरी बीवी ने मुझे कह दी, या ये बात अगर मेरे शौहर ने मुझे कह दी, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। तो कोशिश करें कि जो चीज़ सोच रहे हैं ना, वो आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी अमल करने की उस पर कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में अगर आपने एक हार्श वर्ड किसी को कह दिया है, तो उस पर क्या गुजरेगी। लेकिन दिल का जो ज़ख्म होता है ना, वो नहीं भरता, या ज़ुबान का जो ज़ख्म होता है ना, वो नहीं भरता। आपके हाथ से दिए हुए ज़ख्म, आपके जो है वो ज़ख्म जो आपके फिज़िकली होते हैं, वो भर जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनल, तो आप काफ़ी सोचते हैं। अच्छा, हम ये भी बात ज़रूर यहाँ पे मैं करूँगी कि कोशिश करें जो हो गया ना उसे भूल जाएं, सारी ज़िंदगी के लिए सर पे सवार ना रखें। अगर एक चीज़ है, आपके घर पे किसी ने आपको कुछ कह दिया है, आपके रिलेशनशिप में आपको किसी ने कुछ कह दिया है, आपके हस्बैंड वाइफ के आपस में इख्तलाफात हो गए, बहन भाइयों के आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, अब आप उसको सर पे ना सवार रखें, आप उसको पूरा दिन पूरी रात ना घसीटें। जो चीज़ हो गई है होने दें, आगे बढ़ें। ज़िंदगी में जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी को रोक देंगे आप अपनी ज़िंदगी को रोक देंगे। दूसरों की ज़िंदगी चलती रहेगी, दूसरों की ज़िंदगी बहुत आसान चलेगी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को रोक देंगे, और अपनी ज़िंदगियों को रोकना नहीं है। इंसान बड़ा खुदगर्ज है, इंसान बड़ा सेल्फिश है, वो चाहता है सब कुछ सिर्फ उसके लिए होता रहे, जब उसकी बारी आए करने के लिए तो वो अपने दोनों हाथ ऐसे खड़े कर ले कि बस हो गया, और मेरे पास तो कुछ नहीं करने के लिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। भाई जब सामने वाला आपके लिए कर रहा है, तब आप कहाँ हैं? तब आप उन्हें मना कर सकते हैं ना कि भाई डू नॉट डू दिस फॉर मी बिकॉज आई हैव नो कैपेबिलिटी टू डू एनीथिंग फॉर यू। लेकिन आप फिर भी, आप सामने वाले का एहसान भी लेते हैं, आप सामने वाले के एफर्ट्स को सराहते भी नहीं हैं, और फिर जब आप पे वक्त आता है सामने वाले की मदद करने का, तो आप पीछे हट जाते हैं।
बहुत बुरी बात है, ऐसा ना किया करें। कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को भी आसान बनाएं, सामने वाले की ज़िंदगी को भी आसान बनाएं और बिन कहे समझना सीखें। बहुत सारे एहसासात, बहुत सारे जज्बात नहीं किए जाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसे वर्बली नहीं कही जाती, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि बिन कहे भी समझना सीखें। बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें शायद बिन कहे समझा जाए तो वो ज़्यादा इमोशनली आपको अट्रैक्ट करते हैं। और अप्रिसिएशन वाली बात मैं अगेन रिपीट करूँगी कि कोशिश करें, अप्रिशिएट करें। दो प्यार के बोल बोलने से आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई आपके पैसे नहीं लगने, कोई आपका टिकट नहीं लगना, कोई आपके कोई बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं ट्रांसफ़र होने, कोई आपकी ज़िंदगी में कोई खर्चा नहीं पड़ना उसका, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपना फिजिकल पार्ट काट करके देना है उसके लिए, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये ज़बान हिलेगी, दो अल्फाज प्यार के किसी को आपने बोल दिए, यकीन जाने उसका दिन अच्छा होगा तो वो आपसे भी पॉजिटिव बातें करेगा, और वो पॉजिटिव बातें करेगा तो आपका भी दिन अच्छा होगा। आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है। हम हमेशा से बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हैं। आज अल्लाह पाक की एक और हम आपको मतलब एक कुदरत, एक करिश्मा दिखाने वाले हैं कि अल्लाह पाक ने जिन लोगों से एक सलाहियत ली हुई है उनको कितनी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे बिनाई के स्टूडेंट्स, यानी कि जो कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं। मैं फिर कहूँगी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बट ब्लाइंड इसलिए कहा कि वो समझ में आता है आप तमाम लोगों को, ये एक नेचुरल हमारी जो है वो लैंग्वेज है। आज उनसे बात करेंगे। बहुत टैलेंटेड लड़कियां हमारे साथ आज ऑन फ्रेम मौजूद होंगी, जिन्हें मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने देखना बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये अल्लाह पाक का वो खूबसूरत तोहफ़ा है जो अल्लाह पाक ने हमें इनायत किया है इस पूरे जहान को रोशन करने के लिए। उनके पास आंखें नहीं हैं, उनके पास बिनाई नहीं है, लेकिन वो अपने दिल की आंखों से दुनिया को देखते हैं तो उन्हें दुनिया मज़ीद खूबसूरत नज़र आती है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप तमाम लोगों को ज्वाइन करेंगे अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से बिनाई के गेस्ट के साथ। आप तमाम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, शो को ऐसे ही ज्वाइन रखना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज हमारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स हमारे साथ होंगे, क्योंकि मैं अब लास्ट प्रोग्राम में भी जब हमने बात की तो हमने कहा कि स्पेसिफिकली एक टर्म होनी चाहिए, एक फॉर्म होनी चाहिए इनको पुकारने की, क्योंकि ये माशरे की खूबसूरती हैं और आंखें नहीं हैं इनके पास, लेकिन अपने दिल की आंखों से दुनिया को देखते हैं। और मैं समझती हूँ कि इनसे अच्छा दुनिया को कोई नहीं देख सकता। हम जो अपनी आंखों से देख रहे थे ना, हम जो बिनाई वाले लोग अपनी आंखों से देख रहे होते हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छा ये लोग दुनिया को देख सकते हैं, परख सकते हैं और दुनिया के साथ शाना बशाना कंधा मिला के काम कर सकते हैं, जिनको देख के बहुत खुशी होती है। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी हम बात करते हैं, ऐसी नॉर्मली भी बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, गर्ल्स एम्पावरमेंट की, तो एक अलग सी आप में खुशी आ जाती है कि कहीं पे अगर काम ऐसा हो रहा होता है जो लड़कियों के लिए हो रहा हो, ख़वातीन के लिए काम हो रहा हो, उनको एम्पावर करने के लिए या उनको और मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, तो आप फ़ौरन कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा स्टेप है, ये बहुत अच्छी बात है। पर जब हम बात करें कि हमारी जो विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियां हैं, जब उनके लिए काम हो रहा होता है, तो ये तो मैं समझती हूँ, कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात है कि ये वो लड़कियां हैं जो अपने आप को इम्प्रूव भी कर रही हैं, जो अपने आप को ग्रूम भी कर रही हैं और जो अपने आप को ज़िंदगी में कहीं भी पीछे नहीं रहने दे रही हैं, भाई हिम्मत नहीं हार रही हैं। और इन लोगों को देख के आपको मोटिवेशन मिलती है। तो आज पहला दिन है वीक का मेरे और आपकी मुलाकात का, तो मैंने सोचा कि इनको इन्वाइट किया जाए ताकि फर्स्ट डे ऑफ वीक में ही आपको एक ज़बरदस्त सी मोटिवेशन मिले। और मैं समझती हूँ कि इन सबका सहरा जो जाता है वो जाता है एक पर्सनैलिटी के सर, जिन्हें आप अब बेतहाशा बार, मैं समझती हूँ आज वो थर्ड टाइम हमारे शो में आई हैं, लेकिन हर बार कुछ नए टॉपिक्स पे उन्होंने बात की है, हर बार उन्होंने कुछ नई चीज़ें रेस की हैं और हर बार हमें कुछ नए तरीके से बताया है कि इस तरह से भी आप लोग मोटिवेट हो सकते हैं। तो आज मेरे साथ जो मेरी बहुत प्यारी प्यारी दोस्तें मौजूद हैं वो हैं बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन से, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एफिलिएटेड डायरेक्टर ऑफ बिनाई एजुकेशन नगमा अकील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगेन वेलकम टू नई सुबह।
थैंक यू सो मच। और ये सारा जो बिना एजुकेशन फाउंडेशन को जाता है, हम तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में यही आपने जैसे कहा कि इनके लिए, इनको एम्पावर करने के लिए इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम जो तरतीब दिया है, ये कहीं और सुनने में आता नहीं आता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मैम से तो आप लोगों का इंट्रोडक्शन वैसे भी है, आप उनसे इतना प्यार करते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि अब मैं अपनी वो उन प्यारी प्यारी दोस्तों का इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाऊँ जो कि आज यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, हम ब्रेक के बाद कुछ उनसे डेमोज वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम चाहते हैं ना मज़े मज़े की चीज़ें तो आपके सामने सारी चीज़ें की जाएँ। नगमा अकील मैम के साथ ही मैं बात करूँ अगर, तो एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद हैं आयशा बीबी, जो कि भाई गाने का भी शौक रखती हैं और ब्रेल भी लिखती हैं और बहुत सारे काम कर रही होती हैं ये। तो आयशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मुझे तो है ना, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, पता है ग्रीन कलर के ड्रेस में आप बहुत प्यारी लग रही हैं और आप बहुत ही क्यूट हैं। थैंक यू सो मच। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, सीरियसली ऐसी हंसती मुस्कुराती रहा करें हमेशा। और बताएं क्या हो रहा है आयशा? एक्चुअली मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके अलावा मेरी जो हॉबीज़ है सिंगिंग, नात ख़ानी, स्पीचेज़ और ये पोइट्री, इन चीज़ों में मैं ज़्यादा मसरूफ़ रहती हूँ, इनमें इंटरेस्ट लेती हूँ। ज़बरदस्त। अभी हम जैसे जैसे शो गुजरेगा ना, हम आपसे सुनेंगे भी कुछ ना कुछ, लेकिन साथ ही साथ दो और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, तो उनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपसे करवाऊँ। देखिए, हर जगह पर ना कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो जैसे यहाँ पे अब हमने बात की कि आयशा जो है वो सिंगिंग का शौक़ है, उनकी हॉबीज़ में से है, और वो साथ साथ स्टूडेंट भी हैं, पढ़ भी रही हैं। तो मैं अगर बात करूँ कि कहीं भी कोई भी स्कूल होता है या कोई भी इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर ज़रूरत होती है आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ की भी ना। अब एक जगह बैठे बैठे इंसान थक भी जाता है, तो इंसान को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरूबा, जो कि स्टूडेंट हैं और बिनाई ब्लाइंड टीम जो स्पोर्ट्स टीम है उससे ताल्लुक़ रखती है, खेलती भी हैं भाई साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम अरूबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपसे मैंने बहुत सारे सवालात करने, लेकिन अरूबा के साथ एक और बहुत प्यारी सी दोस्त मौजूद हैं जिनसे मैं अभी ब्रेक पे भी बात कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं ऑन एयर बात करूंगी उनसे, उनकी सारी चीज़ें आप तमाम लोगों के सामने जो है वो डिस्कस करूंगी। मेरे साथ इस वक्त जो ब्यूटिशियन कोर्स कर रही हैं बिनाई से, और साथ ही साथ भाई कोर्सेज के साथ साथ वो खुद पढ़ा भी रही हैं, टीचर भी हैं, कोमल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कोमल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और इतना अच्छा काम आप लोग सब कर रहे हैं, मुझे सीरियसली देख के खुशी होती है और मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीखूं। नगमा मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिनाई कब से, एक तो काम बिनाई एजुकेशन कब से काम कर रहा है और कितनी लड़कियाँ हैं, कितने बच्चे हैं जिनको अभी तक जो है वो हम फैसिलिटेट कर चुके हैं? बिनाई 2017 से काम कर रहा है माशाल्लाह से, और इतने ज़्यादा तादाद में बच्चे अब तक माशाल्लाह डिफरेंट कोर्सेज करके जा चुके हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकती। लेकिन सबसे खूबी की बात यह है कि हम लोगों ने इनकी स्किल्स पे काम किया है, और इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया वो इन सब की नीड को ख्याल रखते हुए कि ये ज़िंदगी के वो तमाम तरीक़ों को भी सीख सके कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे, इंडिपेंडेंट कैसे होना, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और उस हवाले से हम लोगों ने उसमें कुकिंग, ब्यूटिशियन, ब्रेल, कुरान और आर्ट एंड क्राफ्ट और डिफरेंट बहुत सारी स्पीच, सिंगिंग, डिफरेंट एक्टिविटीज़, जिसका जो इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स, स्पेशली बिनाई स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम करता है। साल में 2 बड़े इवेंट्स करवाते हैं जो पूरे पाकिस्तान से ब्लाइंड हमारे जो स्पोर्ट्स के लिए आते हैं प्लेयर्स, और एक दफ़ा बॉयज़ के लिए होता है, एक दफ़ा गर्ल्स के लिए होता है। तो उन सब का इंतज़ाम करना इट्स नॉट ए इजी टास्क। उनको पूरा लेकर आना, स्पेशली घरों से निकाल के कराची लेकर आना। इवन के नुदरत हमारे पास कश्मीर तक से बच्चियाँ आई हैं, क्या बात है। तो हमें उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है, वहाँ का भी पूरा सिस्टम देखना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 3 इयर्स हो गए हमें ये इवेंट करवाते हुए, जो बड़ा सक्सेसफुल है। और इस इवेंट को देखते हुए हमें और सिटी से भी ऑफर आती है कि प्लीज़ आप ऐसे इवेंट्स आके हमारे शहरों में भी कराएं जो नहीं। मोटिवेशन है ना, ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो गया है इस वक्त। तो आप क्या समझती हैं कि मतलब ये इकदाम जो बिनाई ने उठाया ये यकीनन और लोगों को भी इंडिविजुअली करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि जो हमारे बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के फाउंडर एंड CEO है सलमान इलाही, वो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इस वक्त बहुत अच्छी एक जॉब भी कर रहे हैं और
पूरा इदारा भी चला रहे हैं। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें देखी या मुश्किलात से गुज़रे, उनको एजुकेशन हासिल करने में या उनको किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में जो तकलीफ़ें हुई ना या जो कमियां महसूस की, उन्होंने उस सब को अपने जहन में रखते हुए अपना इदारा कायम किया। हाँ, exactly. और उसके अंदर यही चीज़ का ख्याल रखा गया है कि इन लोगों को वो हर्डल्स ना फेस करनी पड़े और हम लोगों को इतना ट्रेन कर दें, इतना ग्रूम कर दें, उनको इतना मैनर्स, एथिक्स, हर चीज़ के ऊपर काम करते हैं, इनके बातचीत के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, ताकि वो किसी भी इदारे में जाएं, जहाँ से भी जुड़ें, जॉब करें या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आएँ, तो ये बहुत ग्रूम्ड हो हर लिहाज से। लोगों हम आम नॉर्मल लोगों से कम ना हो कहीं। नहीं, बिल्कुल उनसे आगे इंशाल्लाह ये बिल्कुल जाते हैं और अभी भी जा रहे हैं। मैं यही बात करूंगी, लास्ट टाइम भी बिल्कुल। हमने जब हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे आए थे हमारे पास, तो हमने यही कहा था कि ये हम आम इंसानों से, हम नॉर्मल लोगों से ज्यादा टैलेंटेड होते बिल्कुल। हैं, हमसे ज्यादा चीजों को पिक करने वाले होते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगी कि बिनाई सिर्फ कोर्सेज ही करवा रहा है या शेल्टर भी मतलब है? नहीं, शेल्टर नहीं है। बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन एक्चुअली इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसमें हम लोग बच्चों को डिफरेंट स्किल्स, कंप्यूटर के हवाले से, कॉल सेंटर की ट्रेन करते हैं। अब तो हमारे बच्चे माशाल्लाह ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। क्या बात और है। हमारे कोर्सेज जो हैं वो नेफ्टेक से और स्टेप्टा से एफिलिएटेड हैं। जबरदस्त। तो और उसके साथ साथ अब इस साल बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन ने एकेडमी स्टार्ट की है, क्योंकि हमें मजीद इन लोगों को ट्रेनिंग करते वक्त जिस चीज़ का ख्याल है कि एजुकेशन में ये लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। हाँ। अगर हम इनको किसी कॉल सेंटर के लिए या किसी कंप्यूटर डाटा एनालिसिस के लिए तैयार कर भी लेते हैं, तो एजुकेशन के हवाले से जाके थोड़ा सा उनको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं। इसलिए हम लोगों ने इनकी इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट करवाई हुई हैं और इनको कॉल सेंटर के लिए तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि इनके पास एजुकेशन भी हो, बिल्कुल बिल्कुल, वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना आता हो, इनकी जो भी टर्म्स यूज़ होती है जिस भी इदारे में जाते हैं, तो ये प्रॉपर नॉलेज के साथ जाएं। हाँ, ताकि बिल्कुल मैं समझती हूँ। अभी मैंने लास्ट कुछ दिन पहले की बात है, आई गेस बहुत सारे लोगों ने स्टेटस भी लगाया था कि एक कुछ जॉब्स ऑफर की गई हैं हमारे डेफ लोगों के लिए, एंड आई वाज लाइक कि ओके फाइनली अब हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, देखने को मिल रहा है कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए भी स्पेसिफिकली जॉब्स ऑफर की जा रही हैं कि वो एक रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ये अच्छी बात है। अच्छा, मैं नगमा मैम आपसे भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने भी देखा है ऑब्वियसली जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको खेलते हुए, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे किस तरह से? हमें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होता, हम तो खुद हैरत की जगह से देख रहे होते हैं कि वो कैसे पता चल रहा है बॉल आ गई है, हिट करना है। हाँ, exactly. इवन फुट उसका भी करते हैं और डिफरेंट और गेम्स भी खेलते हैं लोग। आर्चरी, चेस, हम ये सोच नहीं सकते, चेस में चैंपियंस हैं हमारे विजुअल इम्पेयर्ड। क्या बात है। तो हैरत कदा ही होता है हमारे लिए। तो जाहिर बात है इनके जो कोचेस होते हैं, इनके जो ट्रेनर्स होते हैं, वो ज़्यादा इन लोगों को अच्छे तरह गाइड भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल में उनकी ट्रेनिंग में जब ये जैसे फर्स्ट टाइम खेला ना अरूबा ने, बट इनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई कि इनकी टीम ने विन किया है माशाल्लाह से। क्या बात है, अच्छी बात ये है। बस अभी चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आके कुछ और मजीद डिस्कशन है जो कि शो का हिस्सा बनानी है, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज की सुबह है बिनाई के साथ, और मैं समझती हूँ कि आज के प्रोग्राम के बाद आप लोगों को ज़्यादा आंखों को रोशनी मिलेगी, क्योंकि आज के प्रोग्राम से जो है वो आंखों को ठंडक भी मिलने वाली है, सुकून भी मिलने वाला है। क्योंकि जो बात हम करने जा रहे हैं, जो हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, वो यकीनन आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में मज़ीद उजाला बिखेरेंगे। उनकी बातें वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे नगमा अकील मैम से कि स्पोर्ट्स ये लोग किस तरह से प्ले करते हैं, और ये हम सबके लिए एक समझे, उन्होंने खुद ही कहा कि मैं भी हैरान रह गई थी कि इनको पता कैसे चल जाता है। तो चूँकि अरूबा खेलती हैं साथ में और अरूबा को थोड़े से टर्म्स पता हैं, तो हम अरूबा से ज़रा पूछेंगे, अरूबा ये कैसे नॉलेज होती है कि बॉल आ रही है, अब वो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को, किस तरह से फील करते हैं? इनको एक साउंड देना पड़ता है, बोलते हैं हम कि कैच पकड़ने के लिए किसी चीज़ को, तो फिर वो
एक हमारे पास लाइन ड्रॉ होती है, उसको पूरा मेजर किया हुआ होता है, और फिर 2 हमारे पास चीज़ें रखी हुई होती हैं स्टेयर्स टाइप की, तो उसको देख के फिर ये लोग मेजर करते हैं कि हमारी बॉल किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रही है। इस तरीके से फिर ये लोग मतलब साउंड ये लोग Yeah, सुनते हैं, yeah. साउंड सुन के कर बॉल भी एक्चुअली साउंड वाली होती है। एक छोटी सी बॉल के अंदर बॉल डली हुई होती है, जैसे छन छन नहीं होता टाइप का, इस तरीके की बॉल होती है। अच्छा, साउंड्स को सुनकर follow कर रहे फॉलो हो। करते हैं। तो आप क्या देखती हैं, ज्यादा मतलब बैट्समैन हैं या ज्यादा बॉलर्स हैं? मैंने फर्स्ट टाइम खेला था तो मैंने बैटमैन की तरफ वो किया था, बॉलर्स की तरफ नहीं किया। अच्छा ठीक है। और कितनी बड़ी मतलब मैं समझती हूँ एक नॉर्मल जब हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो हमारे पास 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन पूरे बिनाई की अगर बात करें तो हमारे पास कितने लोग हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं? स्पोर्ट्स से तो काफ़ी गर्ल्स हैं, काफ़ी जो है उसको कर रही होती हैं, काफ़ी अच्छी खासी गर्ल्स हैं। तो आपको भी देखकर एक इंस्पिरेशन भी मिलती होगी, जाहिर है आपको मज़ा आता है, मज़ा ज़रूर आता होगा। मैंने फर्स्ट टाइम जब यहाँ ज्वाइन किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड लोग क्या क्या कर सकते हैं। मेरे खुद के भाई हैं ब्लाइंड, मुझे खुद नहीं पता था। तब मैं अपने भाई को लेके इस डायरेक्शन में गई थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ था कि हाँ ब्लाइंड लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने जैसे अभी बात की, आई गेस मुझे लगता है कि आप भी मेरी बात को सेकंड करेंगी कि जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड है, मैंने नगमा की मैम से सीखा है कि ब्लाइंड नहीं बोलो, डेफ नहीं बोलो, डम नहीं बोलो, विजुअली इम्पेयर्ड बोलो। और मैंने तब से वो आदत अपनाई हुई है। मैं किसी जगह भी अगर जा रही होती हूँ ना, मुझे कहीं हमारे प्यारे प्यारे स्पेशल लोग नजर आते हैं तो मैं उनको विजुअली इम्पेयर्ड ही बोलती हूँ। और ये मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें देख के और लोग भी शुरू करेंगे। एग्जैक्टली, लोग सुनेंगे, लोगों को मोटिवेशन मिलेगी, लोगों को पता चलेगा, तभी लोग इस पे अमल करना शुरू होंगे। वरना लोग वही कहते रहेंगे कि ब्लाइंड है, डेफ है, डम है और माजूर हैं, बस यही बोलते रहेंगे। अच्छा आयशा, आप मुझे बताइए कि आप की सिंगिंग आप जो आपको पसंद है, तो आप सबसे अच्छा जो कोई नेशनल सॉन्ग है हमें जो आपको अच्छे से याद हो, वो कौन सा सुनाने वाली हैं हमें अभी? मैं आपको अभी जीवे जीवे पाकिस्तान से आने वाली हूँ। बिल्कुल सुनाइए। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए। सुनने वाले सुन तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। झेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा। एक रहेगी एक रहेगा, एक ही नाम हमारा हो, एक ही नाम हमारा। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। क्या वाह, मतलब कर दिया, दिल खुश कर दिया। मैं समझती हूँ वो एक पेट्रियोटिज्म अलग से अंदर से हमें जो है ना वो फील आ रही है कि भाई वी आर ट्रूली ब्लेस्ड पाकिस्तानी। और आयशा को इतना शौक है, मैं उधर एक बात बताऊं कि 2 साल हो गए आयशा, मैंने बाकायदा इनके लिए एक कॉन्सर्ट तैयार किया था जिसमें हमने मेन सिंगर कोई और थे, बट मेरा ऑर्गेनाइजर के साथ ये था कि नहीं पहले इनको चांस देना है। तो ये और उवैस ने मिलके किया था और क्या धमाल मच गया था। वहाँ जो सिंगर्स आए हुए थे वो भी इन लोगों के गानों पे इतना धूम मचाया उन्होंने। और उसके बाद से आयशा मुसलसल इंतजार में रहती है कि मिस दोबारा कब करवाएगी। आयशा कैसा एक्सपीरियंस रहा था परफॉर्म करने का?
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले तो मतलब ये था कि इनका मैम का कोई और सिंगर है, वो ज़ाहिर है इंतज़ार तो होता है कि वो हमसे अच्छे गाएंगे, और हमें नहीं पता हम कौन से सॉन्ग तैयार करके जा रहे हैं। वहाँ जब हम गए तो स्पेशली हमें सिंगर ने खुद कहा कि नहीं आप गाते रहे, मैं सुन रहा हूँ। आप गाते रहे हम सुनता। मैंने कहा ये तो फिर गलत बात हो गई, आप फिर क्यों आए? नहीं आप गा रहे हो हम सुन रहे हैं। उसने बकायदा धमाल डाला, देर तक वो डांस करता रहा और वो बार बार यही बोल रहा था कि मेरा दिल चाह आज मैं छोड़ दूं, इन्हीं लोगों को मौका देता हूं। नहीं माशाल्लाह से बहुत प्यारी आवाज है आयशा की, बहुत मीठी आवाज है आयशा की। आई रिमेम्बर जब हम निकल रहे थे तब भी वो उसने हमसे कहा कि बात सुनिए फिर आप लोग फिर कब आएंगे, तो मैंने कहा फिर का नहीं पता, बस जब अल्लाह ताला ने चाहा फिर हमारी मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। और आज हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे मॉर्निंग शो में भी तो खूबसूरत सा इन्होंने ये समा बांधा है, और अभी आगे बढ़ते रहेंगे, हर ब्रेक में एक एक गाना सुनती रहूंगी मैं आयशा से। अच्छा अब जरा हम कोमल से बात करते हैं। कोमल आप कितने टाइम से टीचिंग कर रही हैं? पहले अपना बताइए कि आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं और बेसिकली क्या कर रही हैं? जी मैंने it's okay. अच्छा 2 साल पहले मेरा जो है बनाई के साथ सफ़र शुरू हुआ था। अपना मैंने एजुकेशन जब कंप्लीट कर ली तो जाहिर सी बात है लड़कियों को एक एज में पहुंचने के बाद ये चीज़ होती है कि उन्हें स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। हमारी बेसिक नीड्स कुकिंग हो गई, ब्यूटिशियन, लेकिन हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ये तो ब्लाइंड है, ये तो विजुअली चैलेंज है, तो हाउ कैन शी कुक, मतलब कैसे वो कैसे चूल्हे के पास खड़े हो सकती है, कैसे छुरी हाथ में ले सकती है, कैसे वो जो है डिफरेंट कोर्सेज कर सकती है। लेकिन मुझे जब पता चला बिनाई के बारे में, सबसे अच्छी जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिनाई देता है वो है कन्विंस। हमारे यहाँ अमूमन लोगों को, गर्ल्स को स्पेशली जो मसला पेश आता होता है कन्विंस का, कि भाई वो कैसे जो है वो डोर स्टेप से पहुँचेंगे वहाँ पर। और यकीन करें बहुत सेफली जो है आपको कन्विंस प्रोवाइड की जाती है, आपको डोर स्टेप से लिया जाता है और आपको वहीं पर बिनाई में ड्रॉप किया जाता है। और डायरेक्टली आप बहुत से उन्होंने इंडिपेंडेंट कोर्सेज हमारे लिए प्लान किए जो आप समझ रहे हैं कि लड़कियों के लिए बेहतरीन है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं छोड़ी उन्होंने कि लड़कियां जो है वो ना कर सकती हैं, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या चाहे वो घरेलू आप समझ लें कि हमारे जो हाउसिंग चीज़ों से रिलेटेड होती है, यानी कि इस्त्री करने से लेकर तमाम तर चीज़ों के लिए कोर्सेज डिज़ाइन किए। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने आगाज़ किया तो मैं कुकिंग कोर्स के लिए आई थी, मैंने कुकिंग कोर्स कंप्लीट किया, यहाँ से कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया, फिर इसके बाद मैंने जो है वो ब्यूटिशियन कोर्स, हमारी मैम नगमा बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने हमें ईच एंड एवरीथिंग आप समझ लें कि उन्होंने बहुत परफेक्टली गाइड किया। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें समझाई ब्यूटिशियन के मामले में ना कि मतलब हाथ पकड़ के चीज़ों का टेक्सचर तक समझाया गया कि अगर ये क्रीम है तो कैसे है। वरना हमें यही मसला होता है ना कि भाई अब एक इंसान जब फेशियल कर रहा है ये तो देख नहीं सकते, तो इनको कैसे पता चलेगा कि मास्क कौन सा है, स्क्रब कौन सा है। तो हमें एक एक चीज़ को फील करके बताया गया कि ये टेक्सचर है और इसको आप छू कर अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर ये इसका टेक्सचर स्क्रब है तो भाई इसका टेक्सचर जो है जाहिर सी बात है थोड़ा सा वो दानेदार होता है, तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसको स्मेल तक करके मैम नगमा ने हमें डिफरेंट तरीक़ों से बताया, तो ये तमाम तर चीज़ें थी। और फिर यही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बिनाई ने मुझे ऑफ़र की टीचिंग के लिए, और जब इनका एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ द बिनाई अकेडमी, तो मैं वहाँ पर भी टीचिंग कर रही हूँ। ओके, तो क्या आप अभी पढ़ा रही हैं वहाँ पे, ये बताइए। अच्छा, द बिनाई अकेडमी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं मेरे, इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू है, इसके अलावा इंग्लिश है। ये 3 सब्जेक्ट हैं जो मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ। इसके अलावा शाम में जो द बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन है जहाँ पर मैं एज ए स्टूडेंट आई थी, तो वहीं पर अभी भी मैं लैंग्वेज कोर्स भी कर रही हूँ और साथ में जो है मैं बच्चों को अरबिक, ब्रेल, कुरान, जैसे ब्रेल के बारे में आपको थोड़ा सा शायद इंट्रोडक्शन भी दिया था अभी उन्होंने, कि ब्रेल एक ऐसा तरीका है विजुअली चैलेंज के लिए जिसके ज़रिए वो लिखते और पढ़ते हैं। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है कुरान जो है हमारे दीन का एक है, मतलब जाहिर सी बात है एक इंसान जब कुरान पढ़ना शुरू करेगा तो वो किस तरह पढ़ेगा ना विजुअली चैलेंज के लिए, तो जाहिर सी बात है तो ब्रेल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बच्चे को सिखाना हमारे ज़िंदगी का जाहिर सी बात है फ़र्ज़ होना चाहिए माँ बाप का। तो माँ बाप ने यहाँ पर मतलब जब उन्हें ये पता चला कि भाई ब्रेल कुरान है, तो भी वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ना सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनी तालीम भी यहाँ पर दी जाती है।
तो बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है। अच्छा नगमा मैम, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी ये जो इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम्स हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ब्रीफली बताएं आप हमारी ऑडियंस को कि क्या क्या प्रोग्राम्स हैं लड़कियों के लिए जो कि शामिल हैं। जैसे जितने कोर्सेज का जिक्र कोमल ने कर लिया, ये तो अभी चल रहे हैं। इसके अलावा हम साथ ही साथ में देख रहे हैं कि इनकी और क्या नीड हो सकती है। सही। हमें बहुत ज़रूरत है कि इनको भी इंक्लूसिव होना है कि अगर आप जाते हो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आपको विजुअल इम्पेयर्ड के अलावा और डिसेबिलिटीज़ के लोग या नॉर्मल लोग भी मिलते हैं, तो आपने उनके साथ कैसे बिहेव करना है। हाँ। हम हर वक्त ये समझते हैं ना कि लोगों ने इनके साथ हमदर्दी से पेश आना है, उनका ख्याल रखना है, लेकिन नहीं, हमें कहते हैं आपने अपने अपने पूरे इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है। तो हम मैनर्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, इनको हम डिफरेंट तरह की इनकी पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं। और जैसे कि अभी कोमल ने ब्रेल कुरान का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पे ज़रूर बताती चली जाऊँ कि हमारे हाफिज़ कुरान तो बहुत मिलेंगे आपको, अमूमन विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, बट वो सुन के याद करते हैं। अगर आप उनको पढ़ने के लिए कोई चीज़ दे दें तो वो नहीं पढ़ सकेंगे। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम बिनाई ने ये शुरू किया कि पूरे 30 पारे हम ब्रेल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनको पढ़ना भी आए। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा घर में एक ऐसा मौजूद है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो माँ बाप भी मदरसे में डाल देते थे, हाफिज़ बन जाएगा। हाफिज़ बन के सुन करेगा क्या? हाँ। करेगा क्या? जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, आप कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम का जो मेन मकसद है ना, वो यही है कि खुद तो इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, साथ में ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो। इनके पास इतनी स्किल्स हों कि ये उसको एज अ प्रोफेशन अप्लाई कर सकें। माशाल्लाह से हमारे यहाँ ब्यूटिशियन जो गर्ल्स हैं, 2-3 ऐसी हैं जिन्होंने अपने घर में अपने फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए एक छोटा सा कॉर्नर सेट कर लिया है, जिसमें बाकायदा वो फेशियल्स देती हैं, वैक्सिंग करती हैं, थ्रेडिंग्स करती हैं। और ऑफ कोर्स एक दफ़ा जब कोई करवा लेता है और सेटिस्फाई होता है तो फिर वो कंटिन्यू करता है इसके साथ। और मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भेड़ चाल नहीं बनाना है ना, क्योंकि हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से लेके चलना है। अब हम ये नहीं कर सकते कि सबके सब कॉल सेंटर में ही लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सब कंप्यूटर में इंटरेस्ट लेते हों। हर एक इंडिविजुअल अपनी कुछ ख्वाहिश होती है, तो हम इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं कि बच्चे की ख्वाहिश क्या है, जिसको जिस प्रोफेशन में वो जाए उसको उसका हॉबी भी हो और वो पैशन के साथ करे। सस्टेनेबल प्रोग्राम होने चाहिए ना, ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने हो रहा है तो बस कर लिया, उसके बाद फिर वो बैठ गए। जब तक आपकी ख्वाहिश नहीं होगी, आपकी हॉबी नहीं होगी ना, मैं ख्याल में आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, चीज़ों कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये और बहुत जैसे कि अभी ज़रूरी है। कोमल ने बताया कि आपने जो है वो ब्यूटिशियन कोर्सेज वगैरह इन लोगों को करवाए, सो आई गेस ये थोड़ा नहीं बहुत टफ जॉब था। बहुत टफ जॉब था। नुदरत ये स्टार्ट कैसे हुआ? हम लोगों ने 14 अगस्त में एक बिनाई में प्रोग्राम किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अगर बच्चियाँ विन करती हैं स्पीच में या सिंगिंग में तो उनको हम गिफ्ट क्या दें। तो मेरे जहन में ऐसे आया, मैंने कहा चलो इनकी ग्रूमिंग का मैं करवा दूंगी, एक पैकेज बना के और गिफ्ट में दे देंगे। वो अनाउंस किया माशाल्लाह से 10 गर्ल्स को हम, क्योंकि विनर्स तो 2-3 थी, बट सब ने कहा नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमें भी वही मिलना चाहिए। तो हमने फिर 10 गर्ल्स को सिलेक्ट किया और उनके ग्रूमिंग का भी, बल्कि आयशा भी उसमें थी ना, आई थिंक। अच्छा। तो पहली दफ़ा इनके मेहंदी लगी, वैक्सिंग हुई, हेयर कट हुआ, फेशियल हुआ। तो उसमें एक बच्ची ने जब मुझे हाथ पकड़े कहा ना कि मिस आई एम 26 ईयर्स ओल्ड ना, तो मैंने कहा अच्छा ज़बरदस्त, यानी आपको पता है मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा सैलून आई हूँ। और 26 years old। एंड नावीना आँख से जब एक आंसू का कतरा गिरा ना, तो वो बस जाके कोई दिल पे लग गया। तो मेरे जहन में वजह समझ नहीं आई, मैंने क्यों, कहते हैं हमें यही कहा था कि तुम क्या करोगी, तुम्हें कौन देखेगा। तो आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ, मैं अपने दिल के आईने में अपने आप को देख रही हूँ। और उसके ये अल्फाज ना, तो वाकई मैं उसको बहुत देर तक देखती रही और मैंने कहा जो भी चीज़ कमी बेशी है अलग बात है, लेकिन एहसास और जज्बात तो इंसान के सेम होते हैं ना, सोच तो सेम होती है। तो फिर एक बच्ची ने जैसे कहा कि मिस आप हमें ना कुछ स्टेप सिखा दें क्लिनजिंग वगैरह के, तो हम घर में कर लिया करेंगे। तो मैंने वो सोचा कि अच्छा ऐसा पॉसिबल है। तो फिर मैं आई, मैंने फिर अपने फाउंडर सलमान इलाही से डिस्कस किया। मैंने कहा बच्चियाँ कह रही हैं तो क्या हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आजमा कर देखें। तो उन्होंने कहा गो हेड, आप करके देखें। तो फर्स्ट बैच में हमारे पास 5 बच्चियाँ थी जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमारे और बहुत सारे ऐसे स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा हम भी अपने इंस्टीट्यूट में ये स्टार्ट करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जब हमने दूसरा बैच स्टार्ट किया तो माशाल्लाह मोर देन 15 बच्चियाँ थी हमारे पास और सब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। एक चीज़ जो मैंने नुदरत ख्याल ये रखी कि मैंने ये नहीं कि सारी बच्चियाँ सब कुछ सीख जाएंगी, वही बात इंटरेस्ट।
कुछ बच्चियों का स्किन की तरफ इंटरेस्ट था, कुछ का हेयर की तरफ था, कुछ कहते रहे नहीं जी हम बैनी पैडी की तरफ जाएंगे, तो उनके इंटरेस्ट को देखते हुए different मतलब। सब चीज़ें सिखाई, लेकिन उसको ज़्यादा माहिर उस तरफ कर दिया कि जिसमें उसका इंटरेस्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा यही है कि इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे इदारे फंड्स पे चलते हैं, तो हमारे पास भी फंड्स की कमी हो जाती है। बिनाई जितनी हद तक कोशिश करता है कि इसको कवर कर सके कर ले, लेकिन हम सबसे आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इदारे को फंडिंग की जाए, उनको स्पॉन्सर किया जाए, ताकि हम इन बच्चों के लिए मजीद प्रोग्राम्स लेकर आए। exactly। कोई भी प्रोग्राम हम कर तो लेते हैं, लेकिन उसको सस्टेनेबल बनाना, उसको कंटिन्यू करवाना, ऑफ कोर्स उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सपेंस ऐसा ही है। अच्छा, मैं ये एक और चीज पूछना चाहूंगी कि कुकिंग का आपने बताया कि कुकिंग कोर्सेज भी बिल्कुल। आप लोग करवाते हैं, जैसे कि अभी हम कोमल ने हमें बताया कि वो लोग ये कहते हैं भाई किचन में कैसे खड़े होंगे, ये छुरी कैसे पकड़ेंगे, तो ये कुकिंग वाला जो कोर्स है ना। अच्छा, आयशा मुस्कुरा रही हैं इस बात पे। आयशा क्यों बनाती है मुस्कुरा ना, रही हैं? हाँ, मुझे बताएं आयशा, क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? मतलब लोग कहीं आते जाते हुए देखते हैं, ओह हो बेचारा, सो सैड। ओह। अलग अलग किस्म की अब सब तो एक जैसी सोच नहीं रखते। एग्जैक्टली। अब सब एक जगह भी नहीं रहते कि कोई किसी को जान सके। और जब किचन में काम कर रही होती हूँ, मेरी कजन्स मुझे छुप के देखती हैं, फिर मुझे कहती हैं, हाँ तुम ऐसे काम कर रही थी, अगर जल जाओ कट जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार होगा, 2 बार होगा, नेक्स्ट टाइम तो हम उससे ज़्यादा हमारे पास तजर्बा आएगा। एग्जैक्टली। हम उससे अच्छा जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कोई बात नहीं, स्टेप है छोटा सा कि कट गया हाथ, कोई बात नहीं, इंजरी हो गई, बर्निंग हो गई, कोई मसला नहीं, उसके लिए भी हमारे पास चीज़ें मौजूद है ना। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में इस चीज़ का कोई हल ही नहीं रखा। सो ट्रू, ऐसा ही। अच्छा आयशा, आप भी खाना बनाती, कुकिंग करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग करती हूँ। सबसे अच्छा खाने में क्या बनाती हैं? मैं सबसे अच्छा जो है वो मेरे घर वालों को मेरी चिकन कढ़ाई बहुत पसंद है, Nice। और शामी कबाब। वाह भाई वाह। और उसके अलावा बाहर वालों को मेरी चाय बहुत पसंद है। तो चाय तो वो तो एक ये तो अवामी है ना, आजकल अवामी मशरूब है, ऐसे कह सकते हैं हम चाय को। अच्छा, तो चिकन कढ़ाई की रेसिपी बताएंगी थोड़ी सी हमें? चिकन कढ़ाई मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ, क्या पता वो डिफरेंट हो। बिल्कुल, हाँ वही सुनना है हमने। हमने पहले प्याज ब्राउन किया, फिर हमने लहसुन डाला, फिर उसको और थोड़ा सा कलर आ गया उसमें, फिर हमने चिकन को फ्राई किया अच्छे तरीके से, फिर हमने टमाटर और जो रेड चिली का पेस्ट है हमने वो डाला, फिर उसके बाद घर के मसाले डाले, अच्छे तरीके से उसको भून लिया। और मैं उसके अंदर एक चीज़ ऐड करती हूँ, शिमला मिर्च मुझे बहुत पसंद है टेस्ट के लिए, तो फिर वो चिकन के साथ शिमला मिर्च बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। फिर उसके बाद बस ये कि लास्ट में हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और ऊपर से कटा हुआ अदरक पानी आ रहा है मुंह में सारी बात। और बस ये चीज़ें हमने दम लगा दी और बस हमारी कढ़ाई तैयार हो गई और हमने खा ली और बहुत मज़े की बनी। हाँ जी, बस मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारा ये है कि हम ये सोचते हैं, मैं ये जहन में सोचती हूँ कि हम बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन्स, हम किसी से कम नहीं है। हमारे पास कोई चीज़ ऐसी कोई चीज़ है जो हमें अल्लाह ताला ना दी हो, सब कुछ है हमारे पास, बस दिल की आंख से देखना और उस पर अमल करना, और जो है ना एक उभारने वाली सलाहियत है कि हम चीज़ों को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से इन्हें उभार सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या हम मज़ीद उसे कुरेदें और अपने आप को रोशन करें, अपना मुस्तकबिल रोशन करें और दूसरों को भी ये अवेयरनेस दें। बस मैं यही। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात की आयशा, सीरियसली ये हर कोई नहीं करता, ना करता है और ना समझते हैं लोग। जैसे कि अभी आयशा ने जिक्र किया, मैं ज़रूर इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि वाकई ऐसा होता है कि अगर आप किसी डिसेबल पर्सन को देख लेते हैं तो आपका एक जहन में ये वर्ड आता है बेचारा। भाई क्यों बेचारा? नहीं है वो अब बेचारा, अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, और वो आप शायद उसके आगे कहीं बेचारे हो जाए, लेकिन वो नहीं बेचारा होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, हम फैसिलिटेट करना है ना, हमने अगर इनको एजुकेशन से दे दी, इनको टेक्नोलॉजी से इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो इनके लिए क्या मुश्किल है? कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब मैं तो जब फर्स्ट टाइम मिली थी, बल्कि आयशा ही थी आई थिंक सो, कि इसने कहा मिस मुझे अपना नंबर दीजिए, तो मैंने कहा अच्छा अपना मोबाइल तो मैं सेव कर देती हूँ। तो उसने कहा नहीं आप बताइए। तो मैं बड़ी हैरानगी से कि मैं अब इसको बताऊंगी, तो मैंने चलो नंबर बताया, तो मैं बात में किसी से लग गई। तो मुझे कहते हैं मिस देखिए मिस बेल आई। अच्छा, मुझे मैं इसको देख रही हूँ कि इसने किया क्या है आखिर। तो मतलब समझे उस वक्त मैं माजूर थी ना, मुझे नहीं मालूम था कि ये सॉफ्टवेयर ये ऐप्स यूज करते हैं, इनको पता है, आसानी से बोल के हर चीज हो जाती है। तो कितनी बड़ी बात है ना, बच्चियां माशाल्लाह सब मोबाइल यूज करती हैं, सब टिकटॉक यूट्यूब को जानते हैं, सारे प्रोग्राम के इंतजार में थी। तो आपका चैनल देखते हैं सब। जी आयशा, आप कुछ आयशा, आप कुछ जब मुझे नंबर लिया तो मैम ने कहा ना, बाद में मुझे आई मेरे पास, तो मुझे कहने लगी आयशा एक बात पूछूं आपसे, तो मैंने कहा जी मैम पूछिए।
तुमने जो नंबर सेव किया था ना वो दोबारा मेरे सामने कर। देखें यही बात हुई ना कि मैं सीखने को इतनी मिला। खुश हुई, मैंने कहा अच्छा आप देखें मैं नंबर दोबारा से सेव करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नंबर दोबारा सेव करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे एक एक इन्होंने डिजिट बोला और मैं इनके सामने सेव किया। फिर मैंने कहा देखें अब कॉल आई तो कह रही अरे वाह, इन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा इससे पहले कितनी अच्छी की बात है, कितनी खुशी की बात है, मैम कितना खुश हो क्योंकि रही है। ब्लैक थी ना स्क्रीन, हाँ। तो मैंने कहा स्क्रीन भी ब्लैक है, कुछ मुझे भी नजर नहीं आ रहा, ये तो वैसे ही खुद भी नहीं देख सकती, क्या कर रही है ये। तो देखिए ये है टेक्नोलॉजी, ये है टेक्नोलॉजी भी, और ये हमारे हाँ। एम्पावर्ड लोग हैं basically। बिल्कुल। कोमल आप मुझे बताएं कि आपने जो ब्यूटिशियन का कोर्स किया उसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आपने? हमने ब्यूटिशियन में सबसे पहले जो है क्लिनजिंग के स्टेप्स सिखाए थे मैम ने हमें, फिर कंप्लीट फेशियल सिखाया, दैन थ्रेडिंग सिखाई उन्होंने हमें, मैनी पेरी सीखा हमने, वैक्सिंग, हेयर स्टाइलिंग, ये हमारे बेसिक कोर्स में शामिल था। अच्छा वैक्सिंग भी कर लेती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ कैन मतलब किस तरह से फील करती हैं आप, किस तरह से वैक्स करती हैं? सबसे पहले जो है जो हमारा स्पैचुला होता है उसके ज़रिए हम जो है वो वैक्स निकाल कर हाथ पर अच्छे से उसको लगाने के बाद जो है मतलब उसको जब हम उसको लगाते हैं ना तो इतना अंदाज़ा तो हो जाता है नीचे से उसको होल्ड किया होता है ना हाथ को, कि भाई अब एक हाथ से होल्ड किया तो अगले उससे अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए ना, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो फिर जब यहाँ से इसको पूरा लगा दिया, फिर इसके बाद हमने जो स्ट्रिप होती है उसको यहाँ से फोल्ड करके और फिर यहाँ से हमने उसको यहाँ पे पेस्ट करना होता है, और फिर जो है हम उसको मतलब अच्छे से पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली देन वाइप आउट कर देते हैं। तकलीफ गाइड करती है दूसरों की तकलीफ का बात सुन। कोई सर्विस तो आपने पहले उनको फील करना है। आप फेशियल करें तो उनके फेस को फील कर लो, फीचर्स क्या है, फेस कैसा है, राउंड है। फिर इसी तरह वैक्सिंग के लिए भी आप हाथों को पहले दोनों हाथों से ये लोग फील कर लेते हैं, तो इनको बिल्कुल पता चल जाता है कि मेरे सामने बैठी हुई जो खातून है वो कैसी हैं, थोड़ा हेल्दी है, वीक है, नीचे से जब हाँ, फोल्ड उनके करते हैं ना बाल हाथ ज्यादा को, है नहीं है, तो अंदाजा हो जाता है कि भाई आप हाथ कितना सेहतमंद है। मुझे कितनी ताकत लगानी है। हाँ तो फिर उसी लिहाज से हम इस तरह से लगाते हैं कि वो हाथों को जब अंदाजा हो जाता है ना तो फिर साइड से निकलती ही नहीं है। अब जब आप नीचे से होल्ड करेंगे तो आपको उसके साइज का अंदाजा हो जाएगा। कोर्स कराते वक्त ना नुसरत, इनका टास्क क्या होता था मेरी तरफ से, टेबल पे नहीं गिरनी चाहिए वैक्स। हाँ, exactly। टेबल गंदी नहीं होगी, एक्स्ट्रा आपने स्ट्रिप्स नहीं यूज करनी है, आपने पूरा बाजू 2 स्ट्रिप में करके दिखाना है। तो इनको इस चीज की बहुत टेंशन रहती थी कि भाई मिस ने कहा टेबल नहीं गंदी होनी चाहिए। टास्क होते थे। ये टास्क था, तो क्योंकि ये चीजों का ख्याल करेंगे ना तो फिर ये कंट्रोल करना आता है। अपने हाथ भी गंदे नहीं होने चाहिए, मैम ये भी कहती थी अपने हाथ भी बहुत ज्यादा वैक्स में गंदे स्टिकी नहीं होने चाहिए। और ये अच्छी बात है, ये हम नॉर्मली भी अगर देखें ब्यूटिशियन कोर्सेज जो करवाए जाते हैं उसमें आपको गाइड किया जाता है कि अगर आपके अपने हाथ स्टिकी होंगे तो जब आप क्लाइंट का हाथ पकड़ेंगी तो उनके हाथ भी स्टिकी, वो क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा। रूबा आप खामोश खामोश बैठी हैं, मुझे लगा ऐसा ना थोड़ी देर में हम मंगवाएं बैट बॉल और शुरू कि चलो भाई थोड़ा सा प्ले करके दिया। अच्छा क्रिकेट के अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे बिनाई में जो मतलब प्ले करते हैं ब्लाइंड हमारे? मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट ये स्पोर्ट्स का ही था सारा। फुटबॉल भी ये लोग खेलते हैं, आर्किटेक्चर है, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। फुटबॉल भी प्ले करते हैं? या वो एक बॉल है ना, तो वो बॉल की भी साउंड होती है, हाँ तो वो उस साउंड को फॉलो करते हैं। आप उनको जब कभी खेलते हुए देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ये कितना आराम से खेल रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं। और ये जो आते हैं पूरे पाकिस्तान से जो हॉकी भी हमारे आते खेलते हैं, हैं, तो ये हॉकी भी है, इंटरनेशनल लूडो है, चैंपियनशिप होती है। इस तरीके से ये सारे गेम्स इनके होते हैं। तो आर्चरी देखे ना, हाँ ये तो सबसे आर्चरी तो सबसे आर्चरी है। मैं तो मुझे चेस खेलते हुए देख के इतना क्या चेस कैसे खेलते हैं। जब इनकी चैंपियनशिप हुई थी लास्ट टाइम तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त विन किया उन्होंने, और इसको इस वाले गेम को तो हुकूमती सतह पे बहुत पसंद किया गया, क्योंकि एक तो माइंड का है और दूसरी बात ये कि बहुत आसानी से ही बच्चे सीख सकते हैं चेस को। तो आप माइंड से इनका भी शार्प होता है, और अच्छी बात है जितने हम इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में लेकर आएंगे ना तो इन बच्चों को भी एक काम करने के मौके भी मिलेंगे, इनकी जॉब्स के वो मिलेंगे, क्योंकि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो चाहती हैं कि हम गेम्स में पार्टिसिपेट करें। और हम लोगों ने तो बल्कि एक मेरे ख्याल में एक दफ़ा हम लोगों ने नॉर्मल किसी के साथ भी लोगों की मैच करवाया था, तो वो भी अच्छा हुआ था। क्या नहीं अच्छी बात, फॉलो करना मुश्किल हो रहा था इन लोगों को, बिल्कुल मुश्किल हो रहा ये था। हम वही बात कर रहे थे ना कि सोसाइटी में ये लोग मूव करें, लोगों से मिलेंगे तो तभी जाके कहीं ना कहीं अपने आप को उन लोगों के बराबर समझेंगे। और ये हमारा भी फर्ज है कि हम उनको अपने बराबर समझें, अलग ना समझें अपने से, क्योंकि हमसे अलग है ही नहीं। हमारी तरह 2 हाथ हैं, इनके पास 2 पैर हैं, इनके पास 2 आंखें भी हैं। बस सिर्फ मसला सिर्फ ये है, मसला नहीं है मैं समझती हूँ ये
कि ये लोग सिर्फ देख नहीं सकते, लेकिन जो ये लोग देख सकते हैं वो हम नहीं देख सकते, वो ऐसा ही है। कभी भी हम नहीं देख सकते। तो इनकी आंखों से देखिए या इनके लिए अपनी आंखें जो है वो कोशिश करिए कि इनकी आंखें बनिए। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ मजेदार सी बातें होंगी, कुछ डेमोज वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे, सो आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से शो गुजरेगा, आगे हम थोड़ा सा अपने शो को एंड के मराइल की तरफ लेकर जाएंगे, वैसे वैसे हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपको बातें तो हमने बताई हैं बिनाई एजुकेशन फाउंडेशन के तमाम स्टूडेंट्स के बारे में, कितने ज़बरदस्त से कोर्सेज इन लोगों ने किए हैं, तो हम कुछ कोशिश करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन भी अपने सेट पे ज़रूर दिखाएं। तो इस वक्त हमें सेट पे ज्वाइन किया है एक और आयशा ने, और वो इस वक्त अरूबा जो है वो अब अपना रूप बदल चुकी है समझे, और अरूबा जो है वो बन चुकी है उनकी मॉडल। और आप देखें कि आयशा जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं ये भी, और ये इन्होंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, किया हुआ भी है, और साथ ही साथ आप देखेंगे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह से फेशियल करके दिखा रही हैं। और कोमल तो हमारे साथ थी ही। कोमल से अभी मैंने वर्बली पूछा था वैक्सिंग का, क्या वैक्स कैसे करती हैं? कोमल ने कहा ले जी मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको कि मैं ऐसे करती हूँ वैक्सिंग। तो सुमैया हैं कोमल के साथ जो कि इस वक्त उनकी हेल्प आउट कर रही हैं, और सुमैया जो है वो वैक्सिंग का आप लोगों को डेमो दे रही हैं। अच्छा, ये सब साथ साथ चलता रहेगा, साथ साथ हमारी बातें भी चलती रहेंगी। आप लोग देखते रहें कि किस तरह से ये लोग विजुअली इम्पेयर्ड हमारी दोस्तें जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। सो इस तरफ आयशा मैम ने कहा, आयशा ये वाली आयशा को पीछे छोड़ें। जैसे कि अभी मैं ब्रेक पे मुझे नगमा मैम बता रही थी कि जो भी बॉक्सेस हैं ना, यानी कि जो भी जार्स हैं, वो जो क्लिनजर है, जो स्क्रब है, या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर ब्रेल से राइट डाउन होता है ताकि वो फील कर सकें। तो मैं चाहूंगी कि अब थोड़ा सा ऑडियंस को हम मजीद गाइड करेंगे ब्रीफली, और आयशा से कहेंगे कि आयशा हमें कुछ ब्रेल लिखकर दिखाए कि किस तरह से आप लोग ब्रेल में राइट डाउन करते हैं। तो आयशा आप अपना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना, लिखना। और जब तक ना मैम आपसे बात करेंगे, हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि भाई कैटेगरीज होती हैं हमारी विजुअली इम्पेयर्ड की भी, कि कुछ लोगों को जो है वो कुछ परसेंट दिख रहा होता है, कुछ को जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम में दिख। मैं चाहूंगी कि उसे थोड़ा सा डिफाइन करें। जी बिल्कुल, हमारे पास पार्शल्स होती हैं जो कि B2 B3 कैटेगरीज होती है। किसी को 40%, किसी को 60% नजर आता है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होती हैं आइज के प्रॉब्लम में कि उनको कोई सर्टेन टाइम पे नजर आता है। तो इन लोग ज़्यादा हम लोग सीख सकते हैं बहुत कुछ, और ज़्यादा काम कर सकते हैं क्योंकि उनकी बिनाई आती है या वो देख सकते हैं। जैसे हमारे पास इस वक्त मौजूद है आयशा, या हमारे पास अरूबा 60% देख सकती है। 60% तो माशाल्लाह से, जैसे अभी अरूबा ने बताया भी कि वो जॉब भी कर रही है, और बहुत अच्छी इसको इंटर्नशिप के बाद ऑफर हो गई जॉब की। तो बिनाई इस हवाले से भी काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अपने बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। इतनी देर में वो ऑर्गेनाइजेशन इनकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, फिर उनको लग रहा होता है कि ये हमारे लिए जॉब के लिए बिल्कुल इनका क्राइटेरिया फिट हो रहा है, तो ऑफर भी करते हैं और जॉब भी लगती है। ज़बरदस्त। और ये मैं समझती हूँ अवेयरनेस है, बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता होगा कि भाई कुछ लोग 60% देख सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, आपने बताया था मुझे ब्रेक में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन की रोशनी में देख सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब एक सडन टाइम शाम हो गई या इवनिंग के वक्त वो नहीं देख सकते, उनको नजर नहीं आता, उनके मतलब कोई ऐसा इशू होता है आंखों का कि वो फिर उसके बाद देख नहीं पाते बिल्कुल। अच्छा, तो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए अभी हम क्या देख रहे हैं कि इम्प्रूव होने के चांसेस हैं बिल्कुल, कि अगर उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको बेहतर फैसिलिटेट किया जाए तो वो इम्प्रूव हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए एक्चुअली हर एक कोई भी एक डिजीज़ है ना, उसका एक टाइम होता है कि उस टाइम में अगर हमने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया और इश्यू को दिखा दिया तो मे बी कि इनका इलाज हो जाए, कुछ ऑपरेशन हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर सही से बता भी सकते हैं। दूसरा एक एज होती है कि उस एज में, उस वक्त में आपने वो ट्रीटमेंट इलाज करा लिया तो बिल्कुल इनका हो सकता है, और हुआ भी है। और अगर वो एज गुजर जाए या वो वक्त ना रहे तो फिर शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो इसलिए अक्सर पेरेंट्स फिर जाते नहीं है ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट है इतनी एक्सपेंसिव
अफोर्ड भी नहीं कर सकते कुछ हैं। कहीं अफोर्डेबिलिटी का भी हाँ। इशू है, लेकिन ये कि अगर हम कोशिश करें तो कोशिश करने से कुछ भी बिल्कुल, जी, नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ आयशा के पास है, जो आयशा ब्रेल में लिख रही हैं, ये अभी क्या लिखा है आयशा ने? आयशा बताइएगा जरा, आपने क्या लिखा है? अभी मैंने ये मेरे पास राइटिंग स्लेट है, ये मेरी पॉकेट फ्रेंड है और ये है स्टाइलस, इसका स्टाइलस, और ये मेरे पास ब्रेल पेपर है, मैंने इस पे ABCD जस्ट लिखी है। ABCD लिखी है। यस। कोई वर्ड लिखो पूरा। देखिए इनका ब्रेल का पेपर टोटली डिफरेंट होता है, जो कि काफी कॉस्टली होता है। हमें जो इन बच्चों को सिखाने में प्रॉब्लम्स आती है वो यही आती है कि इनको ये सब चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो अच्छा, ये ये स्पेसिफिक अलग पेपर होता है, बिल्कुल ब्रेल अलग का। पेपर होता है। तो हमें अव्वल तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो ये इनके एक तरीके से टूल्स कहने चाहिए, अवेलेबल नहीं होते हैं, सही। बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, जो हमें काफी एक्सपेंसिव भी पड़ते हैं। जो अवेलेबल हैं भी तो उनकी इतनी ज्यादा प्राइस होती है कि बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते। सही। ऑफ कोर्स ये हमारा इदारा इनको प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ना कि हमारे डिफरेंट और कोर्सेज करवा सकते हैं, इनको और आगे लेके जा सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अच्छा, हम- मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी और मैं आपसे पूछना भी चाहूंगी, जरूर इस बारे में हम बात भी करेंगे कि देखिए, अब मैं समझती हूँ कि अगर कोई नॉर्मल बंदा वहां से एंटर हो ना और आके देखे तो उसको नहीं लगेगा कि ये लोग विजुअली इम्पेयर्ड है, उसे लगेगा कि कोई एक माहिर ब्यूटिशियन है जो कि मैं facial एक कर- जगह लेके गई आयशा को, और सुमैया 2-4 बच्चियां और थी, हमारी डेमोज दे रही थी, ओल्ड एज होम में लेके गए ताकि इन लोगों को भी हम सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल करवाते हैं। तो वहाँ कोई गेस्ट आई और वो कहेंगे, वो पूछने लगी आपका सलोन का है, बच्चियां कैसे। मैंने जब उनको बताया दे आर विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो थोड़ी देर तक उन ना हैरानगी से इस बच्ची को देखती रही और वो यकीन नहीं कर रही थी। तो आयशा के पास जाके भी खड़ी हो गई, उनको देखती रही, और जब उनको पूरा यकीन हो गया कि हाँ ये बच्ची नहीं देख सकती और इतना अच्छा फेशियल कर रही है, तो ये हकीकत है कि जिनको नहीं मालूम वो जब मिलते हैं, देखते हैं, थोड़ी हैरानगी का इजहार करते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुश भी बहुत होते हैं, खुश भी बहुत होते खुश भी होती है और अप्रिशिएट भी करते हैं। अप्रिशिएट भी। और ये मैं आज इंट्रो में बेसिकली बात ही ये करी थी कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना? अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके बहन भाई कर रहे हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट अप्रिशिएट जरूर बिल्कुल करना ऐसा ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। अगर छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें उस पर आप अप्रिशिएट करेंगे तो सामने वाला मजीद मोटिवेट होगा उसको और काम करने। एक चीज और भी है नुसरत, हम पेरेंट्स को या जो आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा किसी घर में भी पैदा होता है, देखिए अल्लाह ताला की तख्लीक है, बेशक। और अल्लाह ताला, मैं समझती हूँ वो घर ब्लेस्ड है जो चुनते हैं और ऐसे बच्चे भेजते हैं, क्योंकि वही माँ बाप होते हैं, उनके अंदर इतना स्टैमिना होता है या ताकत हिम्मत होती है जो उस बच्चे को ग्रोथ कर सकते हैं। वरना कोई भी घर चुन ले अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला ने अपनी बरकतें, रहमतें उस घर में भेजनी होती है। Exactly. तो छुपाए नहीं, आप उसको नॉर्मल लें और अपने बच्चे का जो भी प्रॉब्लम इश्यू है उसी हवाले से आप डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट करें, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, इदारे, स्कूल्स के शुरू से अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं, क्योंकि जब वक्त गुजर जाता है ना, बच्चे बहुत एज के हो जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, फिर उस तरह से हम कवर अप नहीं कर पाते चीजों को ना, जी, ऐसे डिजीजेस ही को है। या किसी भी चीज को कवर अप नहीं कर पाते। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो जो आयशा मौजूद है, आयशा नाज है ना ये हमारे जी हाँ। साथ, वो फेशियल कर रही हैं और वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब फील करके, वही ब्रेल से फील करके वो सारे स्टेप कर रही है। आयशा, आपको सारे स्टेप नगमा मैम ने सिखाए? यस मैम। तो अभी आपने कौन सा स्टेप किया लास्ट? अभी मैंने क्लोजिंग की है, अब मैं स्क्रब कर रही हूँ। अब स्क्रब। अच्छा, ये सब भी मतलब ये मैं वही बोल रही हूँ कि बड़ी टफ जॉब है ये। बिल्कुल। आपने जिस तरह से इनको सिखाया होगा, बताया होगा कि ये अच्छा, कैसे फर्क कैसे करवाया आपने टेक्सचर्स में इनको? टेक्सचर तो हर क्रीम की पहले हम इनको टच करके टेक्सचर भी छू के करवाते हैं, उसके बाद स्मेल कराते हैं। तो इनकी जो है ना सेंसोरियल, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है चीज़ों को, ये फील भी बहुत जल्दी करते हैं, स्मेल भी बहुत जल्दी करते हैं। और प्रेशर के लिए मैंने इनके अपने ही हाथों पे सिखाया, पहले प्रेशर के कितना हाथ का प्रेशर होना चाहिए। स्पेशली आप देखेंगे इनकी मूवमेंट, खड़े होने का स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी प्रोफेशनल। मतलब इनको हर चीज़ का पता है कि कहाँ मैंने 4 फिंगर्स अपनी यूज़ करनी है, कहाँ मैंने अपना थंब अप यूज़ करना है, कहाँ मैंने 3 फिंगर्स यूज़ करनी है। तो सारे स्टेप्स ये हैं, इन्होंने माशाल्लाह जल्दी से सीखते हैं, कोई ये मुझे इतनी मुश्किल नहीं हुई, बल्कि मैं मुश्किल में थी। मुझे लग रहा था कि मैं इनको कैसे सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था, बट इन लोगों ने मेरी मुश्किल बहुत आसान की और बहुत जल्दी इन लोगों ने सीखा माशाल्लाह। बहुत जल्दी मतलब बहुत पिक जल्दी। किया, हमारे आम नॉर्मल लोगों से ज्यादा जल्दी पिकअप किया। वरना 6 मंथ 3 मंथ्स में कौन से कोर्स में कोई ब्यूटिशियन बन जाता है,
कि वो डेमो देने के भी काबिल हो जाए। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है आपसे पूछने का, मैं खुद मतलब बहुत ज्यादा वो हैरान परेशान हूँ। जैसे हमने अभी फोन की बात की, हमने फेशियल्स की बात की, हेयर स्टाइलिंग कैसे ये लोग करते हैं? अभी सुमैया देखिए अपना बना लेती हैं। अच्छा, मेरा जो फोकस था ना वो यही था कि इन्होंने ग्रूम्ड होना है। मैं इनको कोर्स कराते भी सोचती थी कि आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपने इससे कोई कमाना है, किसी और के करना है। आपने सोचना है कि मैंने अपने लिए करना है, मैंने ग्रूम होना है, मुझे हर वो काम आना चाहिए जो मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। तो इन्हीं लोगों के ऊपर इनको अप्लाई करवाया कि अब सब अपनी वैक्सिंग थ्रेडिंग, हमारी पोलिस आ नहीं सकी तो ये कि वो अपनी थ्रेडिंग खुद कर लेती हैं माशाल्लाह से। और मैंने उनको इंटरनेशनल स्टाइल में थ्रेडिंग करना सिखाया, वरना आप नॉर्मली देखते हो कि एक थ्रेड दांतों में पकड़े हुए, लेकिन नहीं, मैंने उनको एक रिंग सा बनाते हैं और फिंगर से ही करते हैं खाली। वो एक इंटरनेशनल लेवल है, क्योंकि जब आप बाहर कहीं जाते हैं, अगर आप अपने मुंह में धागा लेके करेंगे तो वो लोग बड़ा हैरान होते हैं, एक तो हैरान होते हैं, दूसरा वो हाइजीन और थोड़ा सा वो उनका मैटर कर जाता है। अच्छी बात है कि इनको ना सिर्फ अपनी नेशनल चीजें बल्कि इंटरनेशनल चीजें भी सिखाई जाएं और इनको किसी भी चीज में। अच्छा, मेकअप की बात अगर करें? जी बिल्कुल, अब हमारा प्लान यही है कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हम इनका एडवांस कोर्स की तरफ जाएं तो हम इनके मजीद कोर्सेज में इजाफा करें, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट फील्ड है और बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत वैल्यू करते हैं। बल्कि अब की दफ़ा बड़ा अच्छा ये लगा कि हमारे पास 3 बॉयज़ ने भी एडमिशन लिया कि हमें भी ग्रूमिंग की क्लासेस लेनी है। और हमने सोचा भी कि बिकॉज इनके लिए भी ज़रूरी है। उसमें से हमारा एक स्टूडेंट अमेरिका चला गया है माशाल्लाह से, और जाने से पहले मुझसे कह के गया कि मैंने पूरा सर्च कर लिया, हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं ना वो 2 चीज़ों में ही वहाँ पे बाहर भी नहीं है, एक ग्रूमिंग एंड सेकंड कुकिंग। और मैं किसी एनजीओ से जाके वहाँ पे कांटेक्ट करूंगा और मैं ये क्लासेस दूंगा। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने कुकिंग की बात छेड़ी, मैं इस पे जरूर एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि ऑब्वियसली बच्चों के जो माँ बाप हैं उनका एक बड़ा अहम रोल है हर चीज में, चाहे हम इनको ग्रूम करने की बात करें या चाहे हम इनको जो है वो कहीं एजुकेट करने की बात करें। जब कुकिंग की बात आती है तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को इन लोगों के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, बहुत वो मैं चाहती हूँ जरा शेयर करें। वो यही है कि पेरेंट्स ये समझते कि देखें जल गया, कट जाएगा, तो हमने यही मिसाल दी, क्या रोटी पकाते हुए कभी आपका हाथ नहीं जला है? क्या कभी आपकी उंगली नहीं कटी है? तो इट्स नॉर्मल, ठीक है ना। तो हम पहले जो कुकिंग की स्टार्ट करने से पहले इन लोगों को पूरी सेफ्टी प्रोग्राम ही किया था, ताकि सारे टूल्स इनको टच करा के यूज़ करना सिखा के, छुरी की धार कितनी होती है, बेलन कैसा है, आपका कटिंग बोर्ड कैसा होता है, आपके बॉल के साइज। माशाल्लाह से देखिए ना, इन लोगों ने जब सैलेड डेकोरेट की ना तो हमारा प्रोग्राम्स रखते हैं, मैं नहीं मान सकती, आप सिर्फ सैलेड ये सिर्फ काटते नहीं, डेकोरेट करते हैं उसको। ऐसी प्रेजेंटेशन उसकी इतनी अच्छी की कि हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने यकीन नहीं किया, क्योंकि हम लोग जब इनके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं तो हम कुछ ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखते हैं कि हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को बुलाएं, आएँ और वो देखें। इन लोगों ने केक बनाए, चॉकलेट मूस डेकोरेट किया। तो हमारी जो शेफ़ ट्रेनर थी इनकी, वो उसने भी बहुत दिलचस्पी से इन लोगों को कोर्स करवाया, एक एक चीज़ खुद खड़े होकर, आंच कितनी होनी चाहिए, चमचा किस तरह चलेगा। माशाल्लाह से अभी आयशा तो विन की है, आई थिंक सो इस्लामाबाद में इनको बुलाया जा रहा है। इन्होंने कुकिंग में कंपटीशन में नेफ्टेक की तरफ से लिया था, PFB की तरफ से इन्होंने कोर्स में वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और ये विन कर गई हैं। अब वो इस्लामाबाद इनको बुलाया जा रहा है। विश यू गुड लक, आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस भी हैं। क्या पकाया था आपने? मिस मैंने नगेट्स एंड रबड़ी खीर बनाई थी। नगेट्स एंड रबड़ी के मतलब कुछ खुद करना होता है। हाँ। ये थोड़ी कि बने बनाए आपने रेडीमेड नगेट्स लेके फ्राई कर लिए, नहीं, एवरीथिंग खुद, सब कुछ खुद बनाना होता है। बड़ी बात है। आप उसके स्टेप्स देखिए माशाल्लाह से कि कितने अच्छे तरीके से वो उनको कर रही है। फेशियल के अब इस वक्त मसाज के स्टेप्स और प्रेशर पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, और वहाँ पर वैक्सिंग जारी हो सारी है, जो अभी मैंने कोमल से पूछा था और कोमल ने बोला ले मैं आपको अभी डेमो करके दिखाती हूँ। अभी बता देती हूँ आपको कि मैं वैक्सिंग कैसे करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, लीजिए रुदा, अब हम लोग माजूर हैं, पढ़ के दिखाइए नुसरत। नहीं ना, आई कांट। मैं इतने अरसे से इन लोगों के साथ हूँ, मैं आज तक ब्रेल नहीं पढ़ सकती हूँ और मैं बड़ा दिल चाहता है कि हम सबको भी आना चाहिए। साइन लैंग्वेज, ब्रेल सब बहुत जरूरी है, बहुत आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब हमें सीखना। मैं बता रही हूँ ना, हमें लग रहा है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ये लोग इनके लिए मतलब हमें सीखने की जरूरत है। सीरियसली ये वो बता रही है कि उन्होंने ABCD लिखी है, बट और भी कुछ अब लिखा है ना आयशा पाकिस्तान लिखा है इन्होंने भाई नीचे, और नहीं आई कांट।
और आप भी अब आप थोड़ी थोड़ी कोशिश करें। नहीं, मैं तो हमेशा से पहले से हार मान लेती हूँ लोगों से। मैं हार गई आप लोगों से। नहीं बिल्कुल, आप ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस हमारे लिए, ना सिर्फ इन लोगों को अवेयर करना बल्कि अपने आप को भी ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप जब इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हो ना, या आप ये बात करते हो कि मुआशरा तश्कील जब आता है, उस मुआशरे में, उस शहर में, उस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों के बारे में सोचा जाए। Exactly. हमारा अलमिया ये है कि जैसे ये बच्चे अगर किसी रेस्टोरेंट जाएं तो क्या ऑर्डर करेंगे, कैसे ऑर्डर करेंगे? ऑफ कोर्स जो उनके लेके गए उनके फैमिली वाला, वो उनकी मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से चीज़ मंगा के खिला देगा। इसी तरह हम किसी मॉल्स में जाते हैं तो आप ये बताइए कैसे परचेजिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने ये तमाम एक्टिविटीज़ भी करवाई हैं। हमारी ग्रूमिंग की जो टीचर्स हैं उन्होंने ये बहुत ख्याल रखा है, स्पेशली एकेडमी में बहुत ख्याल रखा है कि बच्चों को छोटी एज से आप एक मॉल में लेके गए हो, आप खुद अपनी चीज़ पसंद करो, सिलेक्ट करो, परचेज करो, इंडिपेंडेंट लिविंग। हाँ, कैसे आएगा? तो अब आप जब अब ऐसे ही व्हील चेयर्स वालों के लिए, ऐसे डेफ लोगों के लिए पता है, वो साइन लैंग्वेज की अगर सहूलत मौजूद हो हर मॉल में, हर रेस्टोरेंट में, वो अपना ऑर्डर खुद दे सकते हैं। Exactly. इसी तरह इन लोगों के लिए भी पहली दफ़ा बिनाई ने कोशिश करके एक रेस्टोरेंट में मेन्यू हमने ब्रेल में बनवा दिया था। और मैं 2 साल से ऑफर कर रही हूँ हर सैलून को कि मैं ब्रेल में आपको आपका मेन्यू कार्ड जो भी सर्विसेज हैं वो मैं प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, बट आप एक पैकेज बना के दे दें जो इन लोगों के लिए हो, वो आए, वो खुद अपनी सर्विसेज चूज करें कि उन्होंने क्या करना है। कर दें, हाँ, स्पेसिफिक सैलून्स वगैरह फिक्स कर दें, बिल्कुल, ताकि ये लोग अपनी सर्विसेज खुद कर सके। अच्छा, मैं एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नहीं ऑब्वियसली नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैंने ये चीज देखी और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि उनका एक स्पेसिफिक एक ब्रांच है उनकी जहाँ पे डेफ एंड डम्ब्स हैं। आप वहां जाएं, उनके सामने पूरा एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें साइन लैंग्वेज लिखी हुई है, बिल्कुल कि आप ऑर्डर कैसे करें। तो ये है कि आप वहां जाके आपको ऐसा लगता है कि ये इनकी मलकियत है, आपको सीखना है। बिल्कुल सही है ना? आपने पहले साइन लैंग्वेजेस पढ़ी, उसके बाद आपने ऑर्डर किया, आपने अपनी चीजें बताई सारी। और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे यहाँ आजकल अवामुन नास को, नॉर्मल लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उनके लिए मौके फराम नहीं किए जा रहे, लेकिन जब जो भी ब्रांड है वो अल्लाह पाक उन लोगों को और मजीद तरक्की दे। मैं आपने तो ब्रांड की बात की, हमारे जो डेफ एक पूरा ग्रुप है गुलिस्तान जौहर में, अपना पिज़्ज़ा स्टोर रेस्टोरेंट खोला है, वो सारे वहाँ पे डेफ एंड डम डील कर रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा रेस्टोरेंट ऐसे ही इम्बियांस उसका ऐसे बनाया कि वो साइन लैंग्वेज से बड़ा हुआ है। हम आप नॉर्मल जाके समझ जाते हैं कि हमने अब कौन सा बर्गर क्या करना है, उनकी साइन लैंग्वेज की तरफ से हम लोग उनको ऑर्डर करते हैं। और मैं ख्याल में उसको 2 साल हो गए। ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़े मजेदार सी चीजें जो कि जिंदगी में शामिल होनी चाहिए। नगमा मैम, थैंक यू सो वेरी मच। अगेन एक वेल एग्जीक्यूटेड शो आपने हमारे लिए यहाँ पे प्लान किया, और ये जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी दोस्तें थी, मेरी तरफ से इनके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। डेमो हमारा देखें, यहाँ पे फेशियल भी कंप्लीट हो गया, वैक्सिंग भी कंप्लीट हो गई। आप सबका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। और आप तमाम लोगों का जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त टीवी के उस पार, उन सबका बेहद शुक्रिया कि वो हमारे प्यारे प्यारे लोगों को इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, सराहते रहते हैं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा होने वाली है मेरी मुलाकात। सुबह 10 से 12 होंगे लाइव आपके साथ, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ जो आपकी ज़िंदगी के लिए मजीद आसानी का बाइस बनेंगी। तब तक के लिए मुझे और तमाम लोगों को अपनी खास दुआओं में याद रखिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।